प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुशील कुमार, गणित प्राध्यापक, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय फतेहपुर, जिला कैथल, आप सभी का गणित की इस वर्चुअल पाठशाला में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम बात कर रहे हैं कक्षा 9 गणित अध्याय 13, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने 13.7 प्रश्नावली तक अपना कार्य पूरा कर लिया है। तो पहली 4 जो प्रश्नावली है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस आकृतियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित है, और जो अंतिम 4 एक्सरसाइज है वो ठोस आकृतियों के आयतन से संबंधित है। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने, अगर हम बात करें प्रश्नावली 13.5 की, प्रश्नावली 13.5 की अगर हम बात करें तो इस प्रश्नावली में हमने घनाभ आकार और घनाकार यानी कि घनाभ और घन के आयतन के बारे में सीखा कि घनाभ और जो घन है या फिर घनाभाकार और घनाकार जो आकृति है उनका आयतन कैसे ज्ञात करते हैं, ये हमने सीखा। और हमने इसके साथ सीखा कि घनाभाकार और घनाकार की जो आकृति है उसका आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या है। ठीक इसी तरह से अगर हम बात करें प्रश्नावली 13.6 की, प्रश्नावली 13.6 की, तो इस प्रश्नावली में प्यारे बच्चों हमने जो बेलनाकार आकृति है उसका आयतन हम किस तरह से ज्ञात करते हैं ये सीखा है। बेलनाकार आकृतियों का आयतन ज्ञात करने के लिए सूत्र का निर्माण किया और फिर उसका प्रयोग किया। यानी कि यहाँ पे हमने जो बेलन का आयतन है इससे संबंधित समस्याओं को हल करना सीखा। इसी कड़ी में हमने इससे आगे बढ़ते हुए प्रश्नावली 13.7 की अगर हम बात करें तो इसमें हमने जो शंक्वाकार आकृति है, जो शंकु के आकार की आकृति है, उसका आयतन ज्ञात करना सीखा, शंकु का आयतन। तो ये हमने यहाँ पे सीखा, इसके सूत्र के बारे में चर्चा की और किस तरह से हम जो शंक्वाकार आकृति है उसका आयतन ज्ञात कर सकते हैं ये सीखा। साथ ही कि शंकु का आयतन और बेलन के आयतन के बीच में क्या संबंध है ये भी हमने सीखा। तो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे प्रश्नावली 13.8 में एक और ठोस आकृति के आयतन के बारे में हम बात करेंगे। तो आपने देखा कि घनाभाकार, घनाकार, बेलनाकार या जो शंक्वाकार आकृति है उसका आयतन हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्या हो अगर आपके पास जो आकृति है कुछ इस प्रकार की हो, बोल के आकार की जो आकृति है, इस प्रकार की जो आकृति है, तो इसका अगर आपको आयतन ज्ञात करना पड़ जाए तो आप किस तरह से करेंगे। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम सीखेंगे प्रश्नावली 13.8 की अगर हम बात करें तो इसमें हम सीखेंगे कि गोले का आयतन हम किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं, उसका सूत्र क्या रहेगा, और ठीक इसी तरह से गोले के साथ साथ हम अर्धगोले की भी बात करेंगे, अर्धगोले का आयतन। आज के लिए प्रश्नावली 13.8 के लिए हम सीखेंगे कि गोले का आयतन और अर्धगोले का आयतन हम किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि गोले का आयतन और अर्धगोले का जो आयतन है उसके सूत्र का निर्माण किस तरह से किया जाए। आप इसके लिए आप एक एक्टिविटी कर सकते हैं, क्रियाकलाप कर सकते हैं, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले प्यारे बच्चों, हमें क्या करना है, गोले का आयतन हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए आप एक एक्टिविटी कर सकते हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बर्तन है, एक हम बेलनाकार बर्तन ले लेते हैं जिसको पानी से पूरा भर लेते हैं। हमने क्या किया, एक बेलनाकार बर्तन लिया जिसको पानी से पूरा भर लिया, इस तरह से इसको पानी से पूरा भर लिया। अब हमें क्या करना है, हमें जो गोले का आयतन ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो गोलाकार वस्तु है
उसको इसके अंदर डाल लेंगे। अब ये जब पूरा भरा हुआ है ऊपर से ऊपर तक, तो इसमें जो बाहर, इसमें से पानी बाहर निकलेगा। तो प्यारे बच्चों, इससे जो पानी बाहर निकलेगा, उस पानी का जो आयतन होगा इस गोले के आयतन के बराबर होगा। ये हमारा, ये आपको समझना है। तो प्यारे बच्चों, हम क्या करेंगे, इसको जब हमने पानी से ऊपर तक भर लिया है, हमने इसको पानी से ऊपर तक भर रखा है, तो हमें गोले का आयतन ज्ञात करना है। तो इसका गोले का आयतन ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, हम गोलाकार वस्तु को इसके अंदर डालेंगे। तो अब इसके अंदर जब हम गोलाकार वस्तु डालेंगे तो इसमें से पानी बाहर निकलेगा। वो जो पानी बाहर निकला है उसका जो आयतन है और जो गोले का आयतन है, जो गोलाकार वस्तु का आयतन है, वो बराबर होगा। तो प्यारे बच्चों, अगर ये पानी बाहर निकल गया, इसमें से इधर उधर बिखर गया, तो कैसे मापेंगे इसको? तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसको हम एक बड़े से बर्तन के अंदर रखेंगे। ये जो हमारा ये बर्तन है, इसको हम एक बड़े बर्तन के अंदर रखेंगे। कुछ इस तरह से हम इसको बना लेते हैं। हम इसको इस तरह से बनाते हैं। इसको हमने क्या किया, एक बड़े से बर्तन के अंदर रखा। अब प्यारे बच्चों, क्या होगा कि जब हम इसके अंदर जो गोलाकार वस्तु है वो डालेंगे, तो जो पानी आएगा, पानी होगा, वो इसमें से बाहर निकलेगा और वो इसके अंदर गिर जाएगा, यहां आ जाएगा। कब आएगा? जब हम इसके अंदर जो गोलाकार वस्तु है उसको इसके अंदर डाल देंगे। हमारी जो गोलाकार वस्तु है, जैसा सिंपल भाषा में कहें, हमारा जो गोला है, जब हम इसको इसके अंदर डाल देंगे तो इसमें से पानी बाहर आ जाएगा। यहां भी गिर जाएगा पानी, इसमें आ जाएगा पानी, इस बर्तन में। अब ये जो पानी इस बर्तन में इकट्ठा हुआ है, हम क्या करोगे, हम क्या करेंगे, हमारी जो विज्ञान और गणित की प्रयोगशाला है, ज्यादातर विज्ञान की प्रयोगशाला में हमारे पास जो आयतन मापने के लिए जो जार होते हैं बेलनाकार, उसका हम प्रयोग करेंगे। इस तरह से, उस तो इस तरह से बने होते हैं, इस तरह से। प्यारे बच्चों, इस तरह से हम ये जो पानी है इसके अंदर डाल लेंगे। अब ये जहां तक भी आता है, मान लो ये यहां तक आता है, इस जगह तक ये पानी इकट्ठा हो जाता है, इस जगह तक। तो अब हमें, क्योंकि ये बेलनाकार है, बेलनाकार है, तो इसके जो आयतन का सूत्र होगा वो पाई आर स्क्वायर एच है। ये जो हमारा बीकर है, इसकी हमें त्रिज्या पता है, पानी कहां तक आया है उसकी ऊंचाई हमें पता चल जाएगी, तो इसका आयतन ज्ञात कर लेंगे। तो इससे हमें क्या पता चल गया कि जो ये पानी बाहर निकला था उसका आयतन तो पता चल गया कि इसका आयतन इतना है। तो इसका मतलब इस गोले का आयतन भी उतना ही है। लेकिन इससे तो आयतन का पता चला सिर्फ कि इसका आयतन 340 घन सेंटीमीटर आया या कुछ भी इस तरह का आया, लेकिन इससे सूत्र का निर्माण नहीं हुआ। इससे हमारे पास सूत्र का निर्माण अभी नहीं हुआ। तो इसके लिए आप क्या करेंगे प्यारे बच्चों, जो आपके पास गोला है, जो आपके पास गोला है, गोले की त्रिज्या का घन ज्ञात कीजिए। सबसे पहला हम क्या करेंगे काम कि गोले की जो त्रिज्या है
उसका घन ज्ञात करेंगे। अब मान लो गोले की त्रिज्या r है। अब माना गोले की त्रिज्या r है, तो त्रिज्या का घन ये हो जाएगा r की शक्ति 3। उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरा स्टेप हमारा क्या होगा, गोले की त्रिज्या के घन की 4/3 पाई के साथ गुना कीजिए। क्या करेंगे आप, गोले की त्रिज्या का घन यानी कि r की शक्ति 3, इसकी गुना करनी है आपको किसके साथ, 4/3 पाई के साथ। तो इसकी गुना करके जो आपको प्राप्त होगा, इसकी गुना करके जो आपको प्राप्त होगा, वो जो वैल्यू आपको मिलेगी, वो जो आपने ये जो पानी का आयतन निकाला था उसके बराबर मिलेगी। क्योंकि ये जो पानी है इसका आयतन इस गोले के आयतन के बराबर है, और गोले की त्रिज्या को r लेते हुए जब हमने 4/3 पाई r³ निकाला, इसका जो मान निकाला वो इसके बराबर आ गया। तो यहां से हम इसका मतलब कह सकते हैं, अतः गोले का जो आयतन है, गोले का आयतन हमारे पास क्या बन जाएगा, 4/3 पाई r³ r की शक्ति 3। तो ये हमारे पास गोले के आयतन का सूत्र बन जाएगा प्यारे बच्चों। इसको दोबारा से रिपीट करते हैं, एक बार ब्रीफ करते हैं। क्या है कि जो हमारे पास गोले का हमें आयतन ज्ञात करना है, तो हमने क्या किया, एक बर्तन को पानी, बेलनाकार बर्तन को पानी से ऊपर तक भर लिया और उसको एक बड़े बर्तन में रख दिया और एक गोलाकार वस्तु उसके अंदर डाली, तो कुछ पानी बाहर निकल आया। ये जो पानी बाहर निकला है उसका आयतन और इस गोले का आयतन बराबर होगा। इस पानी को एक बीकर में डाल लिया, बेलनाकार बीकर में डाल के बेलन के आयतन क्या होता है, पाई r²। इस सूत्र से उस पानी का आयतन ज्ञात कर लिया। इसका जो आयतन होगा गोले के आयतन के बराबर होगा। अब गोले का आयतन हमने क्या किया, 4/3 पाई r³, पहले r³ निकाला, फिर उसकी 4/3 पाई के साथ गुना की। ये जो मान आया और जो बेलनाकार बीकर में जो पानी था उसका जो आयतन निकाला था, दोनों का मान बराबर आया। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि गोले का जो आयतन है उसका सूत्र है 4/3 पाई r³। गोले के जो आयतन का सूत्र है वो हमारे पास है 4/3 पाई r³। यहां से हमें ये बात पता चलती है। प्यारे बच्चों, ठीक इसी तरह से सूत्र का निर्माण तो एक तो ये बन जाता है, आप इसको इस क्रियाकलाप को 2-3 बार करके देख सकते हैं। हर बार ये जो पानी का आयतन है और 4/3 पाई r³ का जो मान है वो बराबर रहेगा। ये अप्रोक्सीमेटली बराबर आ जाएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत आपकी कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत एरर हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट ये बराबर आएगा। ठीक इसी तरह से हम गोले का जब आयतन ज्ञात कर सकते हैं, तो दूसरा सूत्र हमारा अर्धगोले के लिए बन जाएगा। तो अर्धगोले का आयतन सीधी सी बात है, वो आधा गोला है। जब गोले का आयतन 4/3 पाई r³ है, तो अर्धगोले का आयतन हो जाएगा 2/3 पाई r³। तो ये हमारे पास अर्धगोले का आयतन आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में प्रश्नावली 13.8 के प्रश्नों को हल करने के लिए हमें इन दो सूत्रों की जरूरत पड़ेगी। एक तो गोले का आयतन क्या है, 4/3 पाई r³, और एक अर्धगोले का आयतन क्या है, 2/3 पाई r³। तो इन दो सूत्रों की सहायता से आप जो है प्रश्नावली 13.8 के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो अब एक दो
उदाहरण की सहायता से इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले बच्चों एक उदाहरण लेते हैं। एक गोले का व्यास 42 सेंटीमीटर है। इस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। मेरे बच्चों यहाँ पे इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि एक गोलाकार आकृति है जिसका जो व्यास है वो 42 सेंटीमीटर है। इस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। यानी कि हमारे पास जो गोलाकार आकृति है, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह से कोई गोलाकार आकृति है। तो इसका जो व्यास है, वो कितना है? 42 सेंटीमीटर है। तो हमें इसका आयतन ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? अगर इसके हल की बात करें, हम लिखेंगे गोले का व्यास है हमारे पास 42 सेंटीमीटर। तो यहां से हम गोले की त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो गोले की त्रिज्या हमारे पास, जिसको हम r से लिखते हैं, यह आ जाएगी 42/2 यानी कि 21 सेंटीमीटर। तो गोले की त्रिज्या आ गई हमारे पास 21 सेंटीमीटर। अब हम सूत्र लगा देंगे। अब हम लिख देंगे कि गोले का आयतन। तो गोले के आयतन का सूत्र होता है हमारे पास 4/3 पाई r क्यूब। तो यहाँ पे हम मान रख देंगे 4/3 ऐसे ही। ये 22/7 r है हमारे पास 21 गुना में 21 और गुना में 21, r क्यूब है ना। तो 21 गुना में 21 गुना में 21। अब देखो यहां से 3 7 21 होता है, तो 1 21 कैंसिल हो जाएगा, या फिर 7 एकम 7 7 3 21 और 3 एकम 3, ये कट जाएगा हमारे पास बच गया 4 गुना में 22 गुना में 21 गुना में 21। अब देखो आप 21 की 21 के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 441। 21 की 21 के साथ करेंगे 441 और 22 की 4 के साथ करेंगे तो 88। इनकी और कर लेते हैं हम। अब इनकी गुना और कर लेते हैं हम। ये 8 एकम 8 8 चौके 32 2 3 8 चौके 32 और ये 35। फिर ये आ जाएगा क्योंकि फिर 8 से करनी है, तो 8 2 और ये 5 और ये 3। तो ये आ गया हमारे पास 8 10 0 हासिल 1, ये भी 8 हो जाएगा। 5 और 2 7 और 1 8 और ये 5 और 3 8 और ये 3। तो पहले बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा 38,808 घन सेंटीमीटर। 38,808 घन सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आ जाएगा गोले का आयतन। तो ये हमारा इसका आंसर है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको किसका पता होना चाहिए? त्रिज्या का पता होना चाहिए। आप क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सोल्व कर लेंगे। एक और उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण देखते हैं। इसमें है हमारे पास एक बड़े भवन की छत पर रखी पानी की टंकी
अर्धगोले के आकार की है, जिसकी त्रिज्या यहां पे हम लिखते हैं 0.21 मीटर है। ज्ञात कीजिए कि टंकी में कितने लीटर पानी आ सकता है, या फिर इसको ये कहें कि टंकी में ज्यादा से ज्यादा कितने लीटर पानी आ सकता है या भर सकते हैं, इस तरह से। तो प्यारे बच्चों, अब यहां से आप देखें कि पहली तो बात कि जो टंकी है वो अर्धगोले के आकार की है। अब अर्धगोले के आकार की है तो हमें आयतन का जो सूत्र है वो अर्धगोले के हिसाब से लगाना पड़ेगा। फिर उस सूत्र के लिए हमें हमारे पास जो आंसर आएगा वो घन मीटर या घन सेंटीमीटर में आएगा, और फिर हमें उसको लीटर में बदलना है। तो ये काम हमें इसमें करना है। देखते हैं पहले बच्चों इसका हल। यहां से अगर हम बात करें, अब की बार जो पानी की टंकी है वो अर्धगोले के आकार की है, और उसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है 0.21 मीटर, इस तरह से है अर्धगोले के आकार की। अब इसके लिए हम इसको सोल्व करेंगे, देखते हैं। सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं कि अर्धगोले के आकार की पानी की टंकी की त्रिज्या, ये हमारे पास है 0.21 मीटर, यानी कि हमारे पास R का मान आ गया 0.21 मीटर। ठीक है, अब हम क्या कर लेंगे, इसका आयतन निकाल लेंगे। यहां पे अर्धगोले के आकार की पानी की टंकी का आयतन, ये होगा अर्धगोला है प्यारे बच्चों, तो 2/3 पाई r³। तो यहाँ पे 2/3 गुना में 22/7 गुना में यहाँ पे 0.21 गुना में 0.21 गुना में 0.21, ये आ गया हमारे पास। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले तो हम यहां से दशमलव हटा लेते हैं। हम क्या करते हैं, दशमलव हटा लेते हैं। 2/3 गुना में 22/7 गुना में यहाँ पे 21/100 लिख लेते हैं, और फिर हम 21/100 लिख लेते हैं, और फिर हम 21/100 लिख लेते हैं। दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद 2 अंक है, तो ये हमने 2 जीरो लगा ली, तो यहाँ पे हमारे पास 100 बन गई। अब आप देखिए यहाँ पे 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, और ये 7 एकम 7, 7 एकम 7, ये कैंसिल हो गया हमारे पास बच गया क्या आ जाएगा, एक तो है हमारे पास 2, और एक है हमारे पास 22, और ये 21 और 21। तो आप देखें इसको कैसे करेंगे, हम इसकी गुना करते हैं। देखें 21 की 21 साथ करेंगे तो 441 हो जाएगा, ये हमारे पास 441 है, और 22 की 2 के साथ करेंगे तो 44 हो जाएगा। यहां से आप देखें 4 4 चौकी 16, 6 16 और 1 17 है,
4, ये यही आ जाएगा, फिर रिपीट हो जाएगा 6, 7 और 1, ये आ गया हमारे पास 4, 6 और 4 10, 0 हासिल 1, 7 और 1 8 14, 7 और 1 8 और 6 14 हासिल 1, 7 और 1 8 और 1 9 आ जाएगा और ये 1 हो जाएगा। ये 4, 6 और 4 10 0 हासिल 1, 7 और 6 13 और 1 14 4 हासिल 1, 7 और 1 8 और 1 9 और ये हमारे पास 1 आ गया। तो प्यारे बच्चों यहाँ से हमें क्या मिल गया, यहाँ से हमें मिल गया 19,404 बटे में। अब देखो जब इनकी गुना करेंगे 2 0 4 0 6 0, तो 1 2 3 4 5 6 और उसके साथ 1 लगा देंगे, तो ये आ गया हमारे पास घन मीटर, क्योंकि मीटर में है हमारी त्रिज्या, तो ये आ गया घन मीटर। और हमें किस में निकालना है आंसर, लीटर में। अब हम लिखेंगे कि हम जानते हैं, हमें पता है कि हम जानते हैं कि 1 घन मीटर किसके बराबर होता है, 1000 लीटर के बराबर होता है। 1 घन मीटर 1000 लीटर के बराबर होता है। अब आप देखिए, तो अब हमें जो निकालना है उसको लिख देते हैं। हमें निकालना था टंकी में कितने लीटर पानी आ सकता है, तो हम लिखेंगे कि टंकी में आ सकने वाले पानी की मात्रा कितनी होगी, 1 घन मीटर 1000 लीटर के बराबर है, इतने घन मीटर है। 19,404 बटे में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो नीचे ये हमारे पास 10 लाख है। तो गुना में जब हम 1000 करेंगे तो प्यारे बच्चों ये 3 0 तो कट जाएंगे, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 19,404 बटे में, यहां पे हमारे पास 1000 आ जाएगा। 1000 इसके बटे में कर दिया तो 3 के बाद दशमलव लग जाएगा, तो 3 के बाद दशमलव लग जाएगा, तो यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, तो 19,404 लीटर। तो प्यारे बच्चे ये है हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो जैसे जैसे इसकी त्रिज्या का मान बढ़ता चलेगा, तो ये तो हमने एक उदाहरण लिया ना, हमारी कैलकुलेशन छोटी रही इस वजह से हमने एक उदाहरण लिया है। तो जैसे जैसे इस त्रिज्या का मान बढ़ता चलेगा तो ये जो टंकी में जो पानी है उसकी मात्रा भी बढ़ती चलेगी। आप इसको थोड़ा सा और बढ़ाएंगे तो ये और ज्यादा बढ़ जाएगा, आप इसको और ज्यादा बढ़ाएंगे तो इसकी वैल्यू और ज्यादा बढ़ती चलेगी। तो ये डिपेंड करता है कि जितनी ज्यादा त्रिज्या होगी इसमें उतने ही ज्यादा लीटर पानी आएगा। प्यारे बच्चों ये हमने एक उदाहरण ले लिया अर्धगोले से संबंधित, और साथ में किस तरह से हम जो आयतन है वो ज्ञात करते हैं। तो प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने सीखा कि किस तरह से हम जो गोलाकार वस्तु है उसका आयतन ज्ञात कर सकते हैं, कि जो गोलाकार वस्तु है उसका जो आयतन है उसको ज्ञात करने का जो सूत्र है वो है 4/3 पाई r³। और जो अर्धगोला है, जो अर्धगोला होगा वो गोले का आधा होगा, यानी कि उसका आयतन भी गोले के आयतन का आधा होगा। अब अगर गोले के आयतन का सूत्र 4/3 पाई r³ है, तो अर्धगोले के आयतन का जो सूत्र है वो कितना हो जाएगा, 2/3 पाई r³ हो जाएगा। तो हमने ये सूत्र सीखा, और इसके साथ साथ फिर हमने अगर व्यास दे रखा हो गोले का तो उससे हम गोले का आयतन किस तरह से निकालेंगे हमने सीखा, कि अगर व्यास दे रखा है तो उससे हम त्रिज्या निकाल लेंगे, और त्रिज्या निकालने के बाद सूत्र का प्रयोग करके गोले का आयतन हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से अगर व्यास या त्रिज्या दी हो और अर्धगोले का आयतन पूछा हो तो ठीक उसी तरह से हम अगर व्यास दिया हो तो त्रिज्या निकाल लेंगे, और अगर त्रिज्या दी हुई है तो बढ़िया है हमारे पास, ठीक है, फिर तो समस्या ही नहीं कुछ। तो हम अर्धगोले का जो आयतन है 2/3 पाई r³, उस सूत्र का उस सूत्र का प्रयोग करके हम अर्धगोले का जो आयतन है वो ज्ञात कर लेंगे।
ठीक इसी प्रकार से अगर आपसे जो आंसर है वो घन मीटर या मीटर में ना पूछ के आपसे जो आंसर है उसको वो लीटर में पूछ ले, तो हमें पता है कि जो 1 घन मीटर है, 1 घन मीटर किसके बराबर है, वो 1000 लीटर के बराबर है। तो जो आपका आंसर घन मीटर में आ रहा है, आप उसको क्या करेंगे, उसको आप 1000 से गुना कर देंगे, तो आपके पास जो आंसर है वो किस में आ जाएगा, लीटर में आ जाएगा। तो पहले बच्चों यहाँ पे हमारे पास इस वीडियो लेक्चर का जो बेसिक है वो कंप्लीट हो जाता है, और यहाँ पे हमारी जो चैप्टर की सभी एक्सरसाइज है, जो मेन एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाती है। हमारे चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो पहली 4 जो एक्सरसाइज थी उसमें हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात किया ठोसों का, और लास्ट की जो 4 एक्सरसाइज है उसमें हमने फिर से जो उन्हीं ठोसों का आयतन किस तरह से ज्ञात करते हैं ये सीखा। प्यारे बच्चों, आप एक चीज ध्यान रखेंगे कि ये जो एक काफी बड़ा चैप्टर है, इस चैप्टर का जो सारांश है सबसे अंतिम पेज पे सारांश लिखा हुआ है, और उस सारांश में जो भी आपने इस चैप्टर में पढ़ा है, जो भी आपने इस चैप्टर में पढ़ा है, उन सभी सूत्रों को एक जगह पे लिखा हुआ है। तो आप बीच बीच में इन सूत्रों को जरूर रिवाइज करते रहिए, ताकि आपको कभी भी इसके क्वेश्चन करने पड़ जाए तो आपको समस्या नहीं आएगी, आपको माइंड में रहेगा। तो ये सभी सूत्र एक जगह पे लिखे हुए हैं। तो प्यारे बच्चों, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे गणित विषय में, आप उतने ही पारंगत होंगे, गणित विषय में आपकी रुचि उतनी ही बढ़ती जाएगी। क्योंकि गणित विषय को अगर आप अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो आप जब तक अपने हाथ से अभ्यास नहीं करेंगे, खुद क्वेश्चंस को सोल्व करके नहीं देखेंगे, तब तक गणित विषय में आप पारंगत नहीं हो सकते, गणित विषय में आपकी रुचि नहीं बन सकती, गणित विषय के प्रति आपका भय कम नहीं हो सकता। तो इसलिए आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, और आप देखेंगे कि गणित एक ऐसा विषय है जो सभी विषयों से में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।